तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक जहाज की है जिसका कप्तान वहां से कोई एक जहाज लेकर के निकल रहा था। तो जब वो उसकी एक आदत थी, वो जहाज जब भी लेकर के जाता था तो जहाज में घुसने से पहले और जब लोग चढ़ रहे होते थे जहाज पे, तो खड़े होकर के सबको नमस्ते करता था, ग्रीट करता था, बाहर खड़े होकर के उनको पूरा वो करता था अटेंड। तो जो भी जहाज में यात्री होते थे वो सोचते अरे वाह, कैप्टन घूम रहा है और कैप्टन हमें खुद रिसीव करने आया है। और उससे भी बड़ी बात, वो एक दिन पहले लिस्ट बना करके देखता था कि कौन कौन लोग इस जहाज पे यात्री के रूप में कल चढ़ने वाले हैं। उनके फोटो देखता, नाम याद करता और उनको अगले दिन सुबह पर्सनली बात करके नाम लेकर के वेलकम करता। भाई क्या बात है। अब दोपहर हुई, लंच टाइम हुआ, तो देखा अरे खाने वाली जगह पे भी चेक करने आए हुए हैं और पूरा का पूरा वो कोई समस्या हुई तो उसको देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वाह, ये तो ये भी देखते हैं। उसके बाद शाम बीती, प्रोग्राम हुआ, तो फंक्शन में भी देखा अरे कैप्टन साहब तो यहाँ पे भी घूम रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, जब कैप्टन हर जगह यहाँ घूमता है तो जहाज कौन चला रहा है। तो उसके बाद फिर वो गए, तो भी जिज्ञासा हुई और पूछा। तो कैप्टन साहब ने कहा देखो जहाज तो चल ही रहा है, लोग हैं, परंतु मैं सब जगह देखने आ रहा हूँ और हर जगह समस्या होती है ना, तो उस समस्या को ठीक करने मेरे को पहुंचना पड़ता है, तो मैं इसलिए वहां पहुंच रहा होता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगले दिन फिर जिज्ञासा हुई, तो सोचे कि वहाँ कॉकपिट में जो जहाज जहाँ से चलता है वहां पे जाके आते हैं। तो वहां जाने लगे तो रास्ते में देखा तो एक कमरा था, उसमें कैप्टन जैसा बंदा दिखा। मतलब वहां देखा तो वो मशीन को ठीक कर रहा था। तो जहाज के कोई इंजन में खराबी आई तो उसको ठीक कर रहा था। तो उन्हें अचंभा हुआ, अरे कैप्टन साहब तो क्या मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, ये तो मशीनों को भी ठीक कर रहे हैं। और तो जहाज कौन चला रहा है। उतने में जहाज एक जो कॉकपिट है जहाँ से जहाज चलता है, वहां से एक बंदा दौड़ दौड़ आया। बोला कैप्टन साहब आगे आइसबर्ग आ गया। आइसबर्ग क्या होता है, बर्फ का पहाड़। आगे बर्फ का पहाड़ आ गया है और जहाज टकराने वाला है। तो कैप्टन साहब भाग करके जाते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया। और जा करके स्टेयरिंग हाथ में पकड़ते हैं, घुमाते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं और एक इंच से आइसबर्ग से टकराते हुए अपने जहाज को बचा लेते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत ही उन्होंने तारीफ की कैप्टन साहब की, वाह कैप्टन साहब आप अ, सारी समस्याएं हल करते हैं और आपने ये समस्या भी हल कर दी कि जहाज टकराने वाला था और आपने उसको मोड़ लिया। तो कैप्टन साहब के साथ वाले लोग थे और कैप्टन साहब थे, बोले ये तो रोज की बात है, ये आज पहली बार थोड़ी हुआ है, रोज ऐसे हमारे कप्तान साहब बचाते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वाह। तो ये जो कहानी है, एक मैं समझ लीजिए काल्पनिक या एक एक घटना टाइप की समझाई हुई है। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि ऐसा कप्तान जिसकी तारीफ हो रही थी, ऐसा कप्तान अच्छा कप्तान नहीं है। कप्तान वही अच्छा है जो व्यवस्थित सब जगह अपना सुचारू रूप से उस तरीके से चीजें सेट कर दे कि समस्या आए ही ना। आज उसका जो मेन कर्तव्य था वो था शिप को चलाना। अगर वो उससे भटक करके इधर जा रहा है तो कभी ना कभी वो आइसबर्ग या बर्फ के पहाड़ से टकरा सकता है और बहुत बड़ा क्षति पहुंच सकती है और वो पूरा का पूरा जहाज डूब सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने अपने विभाग में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, जो भी हमारा दायित्व है, उसको हम बखूबी निभाएं और वहाँ के कार्य प्रणाली और सिस्टम को इस प्रकार से सुनियोजित करें कि बिल्कुल भी समस्या ना आए और
हम उसको, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जो नाव है वो स्मूथली चलते रहे, और वो जो फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन हो जाती है कि अभी इधर ठीक कर रहे हैं, उधर खराब हो गया, उधर ठीक कर रहे हैं, उधर खराब हो गया, उधर ठीक कर रहे हैं, उधर खराब हो गया, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन होना एक अच्छे सुपरवाइजर, अच्छे हेड, अच्छे इंचार्ज, अच्छे मैनेजर, अच्छे कप्तान की पहचान नहीं है। तो अच्छे कप्तान की पहचान वही है जो सिस्टम के द्वारा और हर जगह की चीजों को इस प्रकार कर दे कि वहां पे काम सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहे। तो आई एम श्योर आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, आई? ओके, आई हो तो यहाँ पे लाइक या वो क्या हैंड रेज वाला बटन दबा दीजिए। किसको कुछ कहना है, कोई बात है? हम्म, मैं एक नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ। ये तो मैंने सुबह भी मॉर्निंग मीटिंग में भी बताई थी ये कहानी के रूप में। और भी जो लोग इस चीज को नहीं सुन पाए थे, जान पाए थे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तक तो आ ही रही थी ना कहानी जो मैंने सुनाई थी। अभी बीच में गए थे। अब आ गई। अब आ रही है जी। हाँ हाँ, तो कहानी पूरी सुन ली थी ना जो लोग सुबह नहीं थे मीटिंग में? सुनाई दिया ना? कहानी तो पूरी समझ में आई, सुनाई दी? हाँ पक्का नहीं। हम्म, ठीक है, ओके। तो आई एम श्योर उससे मैसेज जो है वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। अब मैं जल्दी से एक बात और बताता हूँ जो सुबह भी मॉर्निंग मीटिंग में डिस्कस हुई थी। तो इस मीटिंग का भी हम एक अब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, हफ्ते में इसको 3 बार करेंगे, ठीक है? और उसमें ऐसा रखेंगे कि 3 बार में अपने लगभग 10 लोगों के आसपास होते हैं, तो 3 बार में एटलीस्ट एक बार आपको जो भी प्रश्न है, जो भी चीज है, उन चीजों को बोलना शुरू करें, बताना शुरू करें। तो उसको अपने इस तरीके से करना शुरू करें। और कोई फेर बदलाव करने का मन हो लगे तो मेरे को बता देना, उस तरीके से कर लेंगे। तो मैं आपको जल्दी से एक चीज दिखाता हूँ। तो सुबह एक प्रोसीजर की बात हो रही थी कि बारिश होती है तो क्या करें। तो जब कंपनी में बारिश होती है तो बहुत चीजों की तैयारी करनी पड़ती है, या कोई आपदा आती है तो तैयार करनी पड़ती है। तो उसके कंपनी के अंदर प्रोसीजर बने हुए हैं। ये प्रोसीजर कौन से हैं? ये प्रोसीजर है, आप देखें, ये प्रोसीजर है EHS नाम से, एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी। तो इसमें क्या बात की हुई है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि टू एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट। एस्पेक्ट क्या हुआ कि जैसे हमारे, मान लीजिए बारिश आई, आपदा आई, तो आपदा की स्थिति में अ, किस प्रकार चीजों को हैंडल करना है, तो वो चीजें समझाई हुई होती है। तो ये इसमें समझाया हुआ है। तो कैसे उसका क्या इफेक्ट आएगा और क्या उसका कंपनी पे, लोगों पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो दिया हुआ है। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं, मैं डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, बट मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसका भी प्रोसीजर बना हुआ है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है, यूनिट हेड से परामर्श के एक टीम बनाई जाए। तो एक टीम बने जो कि इन चीजों पे समय समय पर उसकी चेकिंग करे। तो 2013 के बाद इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कई
संशोधन या सुधार भी होने चाहिए। तो ये देखिए, EHS मैनेजर इन स्टैंडर्ड्स पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करें। EHS मैनेजर CFT के साथ मिलकर व्यापक सविस्तार प्लान बनाएंगे जो कि सभी गतिविधि, प्रोडक्ट, सर्विस से होने वाले अवस्था प्रभाव, व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा खतरों की पहचान करेगा। तो हम जो काम करते हैं कंपनी में, जो जो उससे क्या क्या उनसे होने वाले कोई खतरे तो नहीं है, उन चीजों को। तो पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे आने वाले आपदाओं का, कचरे का रख रखाव, उत्पादों का रख रखाव, पर्यावरण से संवेदनशीलता, लागू नियम जैसे लाइसेंस सहित संचालित करने के लिए अनुमति, तेल छोड़ना, रसायन छोड़ना, गैस, धुआं, धूल, शोर, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कच्चे माल और पानी आदि जैसे प्राकृतिक संशोधनों का प्रयोग, ये सब चीजें इसमें। सुरक्षा, विद्युत खतरे, तो अपने बात करते हैं ना, तार ढीले हैं, विद्युत मेंटेनेंस के दौरान PP जैसे दस्तानों की उपलब्धता, ये सब चीजें चेक करनी है। तो वो टीम को की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। मानव व्यवहार, क्षमताओं और अन्य मानव कारकों जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया से संबंधित खतरों को। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित इनमें चीजें बताई गई है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा बताया गया। तो मान लीजिए कि पर्यावरण कंपनी के वर्किंग एरिया में हो रहा है, तो इसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, वो चीजें भी समझाई हुई है। प्लांट के अंदर हो हुई, ये तो हो गया एक बार। दूसरा है PEHS 03। इसमें क्या है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कि कोई भी स्थिति एकदम से हो जाए, उस समय पे कैसे कंपनी में रिएक्ट करना है। मान लीजिए भूकंप आ गया, कोई ज्यादा बारिश आ गई, कोई आंधी तूफान आ गया, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे एकदम इमरजेंसी की हमें तैयारी करनी होती है, जैसे अभी कोविड का आया, तो उस चीज के बारे में ये बताया गया। तो सबकी सुरक्षा, सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए ये चीज बनाई गई है। तो संभावित आपात स्थितियों की पहचान, अवस्था की पहचान और जोखिम की पहचान और उनके मूल्यांकन के दौरान की जाती है। पहचान किए गए क्षेत्रों के आधार पर गतिविधियों की पहचान की जाती है और आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों को रोकने और पर्यावरण के प्रभावों को कम करने के लिए प्रोसीजर को बनाया जाता है। आपातकालीन तैयारियों और प्रक्रिया योजना के रूप में वर्णित उपरोक्त स्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर, ताकि वो चीजें ना हो या कंपनी पे इफेक्ट ना डाले, उसकी तैयारी की जाए। आपात स्थिति करने के लिए आवश्यक संचार और प्रतिक्रिया योजना EPP दौरान पहचाने जाते हैं। दुर्घटना या आपात स्थितियों नकली अभ्यास की घटना के मामले में तैयार हो। तो नकली अभ्यास क्या हुआ कि मॉक ड्रिल जो बोलते हैं ना, उसको लोगों की तैयारी है नहीं है, फिर फर्स्ट एड के बारे में, तो ये चीज है। अब इसी में ये जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान है EPP 01, इसका फॉर्मेट होता है, इसके अंदर बारिश का होना चाहिए और बारिश की स्थिति में कैसे कैसे किसको रिएक्ट करना है उसका विवरण होना चाहिए। और फिर बीच में मॉक ड्रिल भी कराई जा सकती है लोगों को सिखाने बताने की। तो आई होप आप लोगों को कुछ एक नई जानकारी मिली। इसका भी एक सिस्टम है बना हुआ, इस चीज को देखें, पालन करें, समझें। और इसमें पुष्कर जी को एक बार फिर से इन चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा CFT के साथ। और इसमें भाषा थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, वैसे भाषा होती है क्रिया के रूप में, यहाँ पे क्रिया नहीं है, यहाँ पे जाति है, जातीय लिखा हुआ है। पर भाषा, जब भी हम प्रोसीजर लिखते हैं तो भाषा होनी चाहिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है,
किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, वो नहीं होगा। करना है, ये होना है। तो ये क्रिया के रूप में होता है।